बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है तो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। या हम अगर शिवसेना बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है तो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है। हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा। राज्य में ऐसी घटना नहीं हुई जिसका लॉ एंड ऑर्डर के नाम से कोई दुरुपयोग करने के बाद ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है वो अल्पमत में गिर जाएगी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। महाराष्ट्र की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। एकनाथ शिंदे के साथ 7 निर्दलीय सहित शिवसेना के 38 विधायकों ने गुवाहाटी में डेरा जमाया हुआ है और शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अपने 38 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र भेजकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसकर ने अलग गुट को शिवसेना बाला साहब के नाम से मान्यता देने की मांग की है। मतलब ये कि शिंदे ओरिजिनल शिवसेना पर दावेदारी करने के से अलग शिवसेना बाला साहब के नाम से दूसरी पार्टी ही बनाने के संकेत दिए हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर शिवसेना पर अपना एकाधिकार तो जताया ही है, साथ में यह भी कहा है कि शिवसेना और बाला साहब के नाम से कोई भी पार्टी वो नहीं बनने देंगे। इसके लिए पार्टी चुनाव आयोग भी जाएगी और चुनाव आयोग को उन्होंने एक पत्र भी लिख दिया है। मसला केवल नए गुट को मान्यता देने या उसके नाम का नहीं बल्कि सरकार की स्थिति को लेकर भी है। शिवसेना कार्यकर्ता बागी विधायकों के परिवार को धमका रहे हैं। धारा 144 लगे रहने के बावजूद तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसके खिलाफ शिंदे ने सीएम को पत्र भी लिखा है, शिकायत भी की है। लेकिन अब आगे क्या? बागी विधायक गुवाहाटी में कब तक जमे रहेंगे? यदि फ्लोर टेस्ट से ही सरकार के भविष्य का फैसला होना है तो आखिर वो टेस्ट कब होगा? यदि सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या होगा? क्या राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाएगी? यदि हां तो क्या बीजेपी शिंदे के साथ सरकार बनाएगी? यदि हां तो सरकार का चेहरा कौन होगा? क्या यह लड़ाई शिवसेना बनाम बीजेपी की है या बीजेपी बनाम एनसीपी की? सरकार यदि महाविकास अघाड़ी की बच जाती है तो फायदा किसका होगा? उद्धव के शिवसेना को, एनसीपी को या फिर कांग्रेस को? करेंगे चर्चा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लेना आज सब कोई चाहता है और जो हमारे दर्शक वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में जो ये उथल पुथल मचा हुआ है इसका अंत किस तरीके से होगा? अगर सरकार बदलनी है तो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, नया चेहरा क्या होगा, कौन होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और बहुत सारे पार्टी के संविधान के ऊपर भी सवाल किए गए हैं। क्या जो शिंदे गुट गुवाहाटी में बैठा हुआ है उनकी मान्यता शिवसेना देगी, विधानसभा अध्यक्ष देंगे, या उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी? क्या यह मामला विधानसभा अध्यक्ष तक ही सीमित रहेगा या यह सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? और आखिरकार इन सब में वक्त कितना लगेगा? और अगर यह वक्त ज़्यादा लगता है तो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल स्थिति बनेगी, क्या उसके लिए राष्ट्रपति शासन का लगना ज़रूरी होगा? करेंगे चर्चा। मेहमानों से आपको परिचय भी करवाएंगे आपका, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आई है आज के जो भी डेवलपमेंट हुए उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं पहले सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना के आगे जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगरपालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडीज हो। जो नए नेता चुने गए हैं उनको चुनने का अधिकार बहुमत से ही होता है। वो बहुमत वहां पे नहीं था। मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था। मैंने देखा है कि 16 से 17 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे। जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम
किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है। और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है, उनको मान्य करना ये न मान्य करना ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस राह पे हमको चलना है उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है, 2/3 बहुमत हमारे पास है। ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए, अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी कुछ भी क्लेम नहीं किया, हमारा क्लेम इतना ही है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा। कानून व्यवस्था बिल्कुल सक्षम है, कानून पूरा राज्य का नियंत्रण है। कोई राज्य में ऐसी घटना नहीं हुई जिसका लॉ एंड ऑर्डर के नाम से कोई दुरुपयोग करने के बाद ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है। हालांकि लोकल लेवल पर जो एमएलएज ने अपनी लॉयल्टी जो है वो शिवसेना को छोड़कर रिबेलियन किया है, उसके बारे में आम आदमी में, जनता में बहुत नाराज़ी है। ये तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस के सारे नंबर्स इंटैक्ट है, एनसीपी के सारे नंबर्स इंटैक्ट है। अब मंत्रालय के अंदर जो है सेना के भी जो मंत्री हैं वो सब मिलके काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारा फोकस है, बारिश गिर रही है, किसानों को मदद की ज़रूरत लगती है, हमें जो है उनकी मदद के लिए रहना चाहिए। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है वो अल्पमत में गिर जाएगी, ऐसा तो कुछ आज की तारीख में दिखाई नहीं देता। खाली वीडियोग्राफी के ऊपर जो सरकार को गिराना या बनाया नहीं जा सकता, उसके लिए अगर आपके पास किसी के पास भी बहुमत होता है तो उसको आगे सिद्ध करना पड़ता है। तो मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 38 विधायकों के समर्थन वाला पत्र जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है शिंदे ने, और अलग गुट के रूप में जो है मान्यता की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जयंत माइनकर जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अविनाश सिंह जी भी हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं माइनकर जी से करना चाहूँगा, चूँकि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और संविधान की जानकारी रखते हैं। और पार्टी के संविधान के बारे में, शिवसेना की जो पार्टी है उसके संविधान के बारे में थोड़ा मैं आज माइनकर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, एक तो जो विधानसभा के भीतर में जो नियम है, एक जो संविधान है अपना, इसके अलावा तीसरा पार्टी का, हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, शिवसेना का भी अपना संविधान है। और ये सारी चीज़ें अब आकर के टेक्निकलिटी पे आकर के फंसी हुई है कि कौन सी गुट की कौन सी बात मानी जाएगी, कौन से गुट की कौन सी बात जो है वो लीगल है और कौन सी बात जो है इलीगल है, और किसके आधार पर फैसला किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 38 विधायकों का समर्थन वाला पत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कल तक जो आप कह रहे थे कि नहीं, अगर 37 हो जाता है तो निश्चित तौर पे सरकार गिर जाएगी, और 37 से ज़्यादा 38 हो गया? अब मैं चाहूँगा कि अब अपनी टिप्पणी दें, फिर आगे मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। पहली बात, आपके ही एंकरिंग में पहले आपने जो कहा था वो ये था कि 31 शिवसेना के विधेयक है और 7 निर्दलीय। 31 नहीं बोला, आपको सुनने में गड़बड़ी हुई, मैंने 38 बोला था। 38 तो उसमें से 31, उसमें से 31 आपने शिवसेना के बोला था और 7 निर्दलीय बोले थे। नहीं, 7 निर्दलीय सहित नहीं बोला था मैंने, 7 निर्दलीय हैं और 38 विधायकों का समर्थन पत्र शिंदे ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। खैर चलिए, आप सुने जो गलत, मैं अभी आपको करेक्ट कर रहा हूं कि 38 विधायकों का पत्र जो है उन्होंने भेजा है और 7 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उनको है। ये आप बताइए। तो जी, ये अभी मैं आपका ये भी कहना मान लेता हूँ, जो मैंने पहले सुना उसके ऊपर मैंने ठीक है। अब अगर 38 लोगों ने और ये शिवसेना के लोगों ने अगर ये समर्थन में पत्र दिया है, तो ये पत्र यहाँ विधान भवन में आके, क्योंकि उपाध्यक्ष ने ये कहा है कि मैं हर एक साइन मुझे चेक करनी पड़ेगी, ये उन्होंने जो, और मैं उनको पूछूंगा भी। ये नहीं हो सकता है कि 38 जन बैठे रहेंगे कहीं
गुवाहाटी में या दिल्ली में नरेंद्र मोदी के या छत्र छाया में कहीं भी बैठे होंगे, जो भी कुछ होंगे, और हम यहाँ बैठ के बोल देंगे कि 38 है, हमने मान लिया। ये तो महाराष्ट्र में नहीं, ये राज्य देश में कहीं भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये 1999 में ऐसा ये तो हमने 2 दिन पहले भी कहा था कि अगर वो हस्ताक्षर करके भेजेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष चूंकि उद्धव के गुट के हैं तो वो पहले उसकी जो है वो सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, सत्यता की जांच करना चाहिए, कर लें। इस वर्ड के ऊपर ऑब्जेक्शन है, ये उद्धव के गुट के है, पहली बात तो ये राष्ट्रवादी के है, और ये बात कर्नाटका से लेके अरुणाचल तक सभी जगह लागू है कि अगर आपने रिजाइन किया है तो आपको पर्सनली विधान भवन में आके स्पीकर को देना पड़ेगा। इसमें तुम किस गुट के हो, क्या मतलब आता है? रिजाइन तो दिया नहीं है, रिजाइन कहां दिया है? अरे जो भी कुछ किया आपने, रिजाइन कहां दिया? समर्थन का पत्र है ना, वो अलग गुट के रूप में मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे समर्थन में जो है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से जो ये भी आके आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और स्पीकर की केबिन में जाके देना पड़ता। बिल्कुल, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ इस बात से, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ? वही तो बात है, बात वही अटकी हुई है। आइए बात कीजिए, वही तो बात है, और ये लीगल है। नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना चाहिए ना, जवाब देना। विधानसभा अध्यक्ष का अभी तक जवाब नहीं है ना, आप कहें कि भाई आइए फ्लोर पे, मैं सुरक्षा मुहैया करवाता हूँ, और सभी जो विधायक 38 है उनको सुरक्षा विधानसभा अध्यक्ष जो वो मुहैया कराए, सरकार मुहैया कराए और फ्लोर टेस्ट करवा ले वहां पे या परेड करवा ले। ये उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, वो यहाँ आ रहे क्या? वो तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में बैठे हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में बैठे हैं, मेरी जितनी जानकारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और अमित शाह अगर उनको चाहे तो बिल्कुल मुंबई में भी इंटरफियर करके उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो वो उनको लेके आए। ये नहीं है कि महाराष्ट्र की सिक्योरिटी ही उनके खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको मुंबई की सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में क्यों नहीं ला सकते? सीआरपीएफ है। ठीक है, चलिए, कल भी यही बात कर रहे थे, आज भी, इसलिए इसी बात को लगातार हम 2 बार 3 बार चर्चा नहीं करेंगे। समय बड़ा महत्वपूर्ण है और एक एक पल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेम कुमार जी, तो मैं क्या करूंगा? आप अगर वही उसी मुद्दे को नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अब जो लड़ाई हो रही है कि पार्टी किसकी है, बाला साहब किसके हैं, शिवसेना किसकी है, इसका मैं जवाब देता हूँ जी। उपाध्यक्ष ने ये जवाब दिया। अब बिल्कुल सवाल का बिल्कुल पॉइंटेड है कि उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र के विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल, उन्होंने ये कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे गुट नेता है, कल भी मैंने यही जवाब दिया, लेकिन उसको बदलने का अधिकार ये पक्ष प्रमुख को है। वो ये नहीं कि आप हाथ ऊपर करेंगे तो ही डेमोक्रेटिकली, पक्ष प्रमुख को विदाउट डेमोक्रेसी उनको बदलने का हक है, और इस प्रकार से उन्होंने बदला। यानी एकनाथ शिंदे का भले ही दावा रहे कि मेरे पास 31 या 38 जो भी कुछ आप बोल रहे वो है, लेकिन बचे हुए 16 भी अगर इनके पास है तो ये बोलेंगे इन 16 का लीडर है जो मैंने बनाया हुआ अजय चौधरी। फिर उस अजय चौधरी ने एक व्हीप अपॉइंट किया जिसका नाम है सुनील प्रभु, और उस सुनील प्रभु ने 16 लोगों को, जिसमें से एकनाथ शिंदे सबसे पहला नाम है और कई 15 नाम है जो आपके पास भी आए, मेरे पास भी आई है, इन 16 लोगों को पार्टी के व्हीप को चैलेंज करने के लिए एक्सपेल करने की नोटिस दी है। अब इस नोटिस के ऊपर उपाध्यक्ष क्या फैसला देते हैं ये हमको मंडे को, सोमवार को पता चलेगा। ठीक है, देखिए फैसला क्या होगा। देखिए जब यहाँ गुटबाजी ही हो रही है और जो जिस गुट का होगा वो उस गुट के पक्ष में जो है वो फैसला देगा, इसमें कोई नई बात तो होगी नहीं, वो उसकी बात को मान लेंगे। लेकिन मसला ये है ना, मसला तो ये है ना कि भाई नियम कानून भी, संविधान भी कोई चीज है ना। आप एक तरफा कोई चीज कर लेंगे, पार्टी का व्हीप जो है वो संविधान के नियमों के ऊपर होगा या नीचे होगा, ये भी तो बात है ना। उसके बाद कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। पार्टी व्हीप पे पहले शिंदे ने भी, आपने ये कहा है अभी कि पार्टी का व्हीप भारतीय संविधान के ऊपर होना चाहिए। अब कहां भारतीय संविधान? नहीं, अब ये पार्टी व्हीप जो है वो फ्लोर पे लागू होगा या फ्लोर के बाहर आप कहीं घर में भी के अपने पार्टी ऑफिस में लागू होगा, ये तो विधानसभा अध्यक्ष बताएंगे। और नियमों के अगर विधानसभा अध्यक्ष मनमाना फैसला करते हैं तो फिर कोर्ट भी लोग जाएंगे, कोर्ट भी लोग जाएंगे। ठीक है, प्रेम कुमार जी, नहीं आना। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी का जो संविधान है, ये संविधान जो विधानसभा के नियम है, जो व्हीप वाला जो भी मसला चल रहा है, उधर एकनाथ
शिंदे ने पहले ही जो अध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास का प्रस्ताव भेजा था कि भाई मुझे इन पे यकीन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है आपको कि व्हीप का जो फैसला उन्होंने इनको निष्कासित करने का जो फैसला है, क्या इस तरीके से फैसला होगा या अल्टीमेटली सबको फ्लोर पे आकर के ही अपना शक्ति परीक्षण करना होगा, सरकार जाती है या नहीं जाती है, ये फ्लोर पे ही सारा होगा? मुकेश जी शक्ति परीक्षण तो हमेशा फ्लोर पर ही होगा, इससे बाहर तो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। और दूसरी बात है कि हम कोई भी स्पीकर हो, देश के किसी प्रदेश में हो या संसद में हो, वो स्पीकर सत्ताधारी पार्टी के ही होते हैं, आमतौर पर उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। तो हम उनकी तटस्थता पर तब तक उंगली नहीं उठाते हैं जब तक ऐसा होते हुए नहीं देखते। अगर वो गलत करते हैं तब हम उंगली उठाते हैं, लेकिन हम पहले से ये मानकर नहीं बैठ सकते कि कोई स्पीकर किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में ही फैसला देगा। अब अभी जो हालात हैं, उनके पास ऑप्शंस है कि वो पहले अयोग्यता वाले मामले पर फैसला करें या एकनाथ शिंदे जी को एक समूह के रूप में मान्यता देने वाले आवेदन पर फैसला करें। तो इसके अलावा वो एक दो फैसले भी ले चुके हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने जो बदला एकनाथ शिंदे को, दूसरे को बनाया अजीत चौधरी को, तो ये सब फैसले भी ले चुके हैं और कुछ नोटिस भी गया है। तो इसके हिसाब से हमें उनका एक्शन का प्लान दिख रहा है। वो एक्शन का प्लान ये है कि अयोग्यता वाले मसले पर लगता है पहले फैसला आने वाला है। अब उसके बाद जो बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें अलग गुट के रूप में मान्यता दें, तो इसका प्रैक्टिकल परीक्षण जब तक फिजिकली वो नहीं मिलेंगे तब तक हमें नहीं लगता कि डिप्टी स्पीकर कोई फैसला लेंगे। उनको फिजिकली मिलना ही होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल, फिजिकली मिलने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये तो सारी चीजें तकनीकी रूप से जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा, और ये भी तय है कि एक गुट का फैसला दूसरे गुट को मंजूर नहीं होगा और अल्टीमेटली ये फैसला जो है वो कोर्ट तक जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा मुझे यहीं पर मुकेश जी या अब इसको अगर छोड़ देंगे अपनी गति से होने के लिए, तो ये अपनी गति से होता रहेगा। हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का अंदर का मान ये कहे कि हम एक दिन में एक एमएलए को हम वेरीफाई करते रहे या लंबा खींचते रहे, कुछ भी हो सकता है। तो उसको चेक नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से खुल करके एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहिए, और जो मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला था कि भाई जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए 40 इनके साथ हैं, 38 नहीं 40 हैं, तो 40 को अगर इस्तीफा दिलवा देती है बीजेपी, तो क्या है, स्ट्रेंथ जो है 287 वाला घट के 245-47 के आसपास आ जाता है। अब उसका 50% जो हम लेते हैं लगभग 144-45 रहता है। तो जो फिगर हो एग्जैक्ट अभी नहीं, मैं लमसम बात कर रहा हूँ। तो उतना होने के लिए बीजेपी के पास 113 प्लस अगर अयोग्य भी घोषित कर दिए जाए 16, तो मान छोड़ के 24-25 बचते हैं, तब भी बहुमत के करीब है बीजेपी। वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी इसमें जाएगी नहीं जाएगी, वो रिस्क हम और आप तो कहते हैं कि कौन रिस्क ले। 38-40 विधायक फिर से चुन के आए नहीं आए, फिर से वो रिस्क लेने के लिए विधायक को भी तो तैयार होना चाहिए। बीजेपी के कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो रिस्क लेने के लिए अगर विधायक तैयार नहीं है तो ये जो फार्मूला है उसी फार्मूले पे। लेकिन अब जो लड़ाई है, देखिए, जो चीज सरकार बचाने के लिए होना है वो तो होगा। अब मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब सरकार बचाने की जद्दोजहद में पड़ना भी नहीं चाहते। कार्यकारिणी की बैठक इसीलिए बुलाया है, वो कार्यकर्ताओं से, शिव सैनिकों से मिल रहे हैं। लेकिन अब लड़ाई है कि पार्टी पे असली अधिकार किसका है, बाला साहब किसके हैं, शिवसेना किसकी है। हालांकि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने कहा कि कोई भी जो है बाला साहब का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि उनके अधिकार में ये नहीं है, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। क्या आपको लगता है कि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, कि उद्धव ठाकरे सरकार बचाना अब नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पार्टी बची रहे और पार्टी हमारे नियंत्रण में रहे। क्या आपको लगता है कि यही संकेत आज की बैठक के बाद उन्होंने दिया? मैं आपसे जानूंगा, उसके बाद अविनाश जी के पास जाऊंगा। प्रेम कुमार, मैं इसको ऐसे देखता हूं मुकेश जी कि उद्धव ठाकरे को यह बात समझ में आ गई कि पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो सरकार भी बची रह सकती है। ये इस लाइन पे चल रहे हैं, क्योंकि जिस मजबूती के साथ महागाड़ी दल खड़ा है, उनके साथ जो घटक दल है एनसीपी और कांग्रेस, उस मजबूती के साथ बीजेपी वहां एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी नहीं दिख रही।
यही वो फैक्टर है। बिल्कुल, चूंकि बीजेपी साइलेंट है इसलिए उसके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि शिवसेना जो है अब अपनी पार्टी बचाने की फिराक में है, नियंत्रण कायम रखने के लिए है, सरकार से कोई ज्यादा इंटरेस्ट अब उनका रहा नहीं? जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुकेश जी, मेरा जवाब 4 पार्ट जी। एक बायोलॉजी होगा, एक ऑलरेडी, और चौथा होगा पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल तो कुछ इसमें लगता नहीं है। देखिए, ये जो गुट जो जाकर के गुवाहाटी में जो बैठी है, उनका छोटा सा डिमांड एक क्या है कि उद्धव जी, आपके 2.5 साल पूरे हो गए हैं, आप सत्ता बीजेपी के साथ बना के सीएमशिप उनको दे दो और वापस बाला साहब की जो सपने थे हिंदुत्व का, उसमें एक विलीन हो जाओ, उसमें एक हो जाओ। यही मूल बात है। इसीलिए इसी की बात की लड़ाई है। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मेरे सारे ठीक है, ये देखिए एनालिसिस अपना होता है, गलत सही नहीं होता है, तार्किक होना चाहिए। ये मूल बात कैसे होगा? पार्टी को विलय करने की बात नहीं है, उनकी मांग तो कुछ अलग है। एक बार बोलने दीजिए, सब बारी बारी से बोलेंगे, बारी बारी से। जी ठीक है। अब मैं आता हूँ बायोलॉजी पे और केमिस्ट्री पे। आज जिस तरह से रावत साहब बात कर रहे थे, आप ये समझिए कौन किसका बाप है। इसमें हमें क्या समझना है, बायोलॉजी समझना है या केमिस्ट्री समझना है? ये उनको कह रहे थे शिंदे साहब को कि तुम्हारे बाप नहीं, ये हमारे बाप है। अब उधर बायोलॉजी कह रहे थे कि मेरे बाप है, तो अपनी माँ को गाली दे रहे थे। और अगर केमिस्ट्री कह रहे थे तो भाई दुनिया को ये पता है कि बाला साहब ने हैंडपिक किया था, अपने हाथ से आशीर्वाद दिया था शिंदे साहब को, और वो उन्होंने शागिर्दी की है शिवसेना और बाला साहब की, इसीलिए वो अपने आप को असली शिव सैनिक कह रहे हैं। तो अब रावत जी तय कर ले कि वो बायोलॉजी कह रहे थे या केमिस्ट्री कह रहे थे। अब आते हैं कार्यकारिणी पे। आपने कहीं भी कार्यकारिणी सुनी है जहां पे 40-40 लोग कहीं और बैठे हुए हो जो पदाधिकारी हो, और जहां पे 17 एमपी की जगह पे 4 पहुंचे और 12 गायब हो, और आप भीड़ लेकर के कार्यकारिणी कर रहे हो? हमारे पास 2 एग्जाम्पल है मुकेश जी, अभी खत्म करने दीजिए। एक तो सपा का एग्जाम्पल है जहां पे कार्यकारिणी हुई, सारे नेता अखिलेश के साथ थे तो बाप अलग हो गए। और दूसरी कार्यकारिणी हुई है लोक जनशक्ति पार्टी में फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो मेंबर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा नहीं, लेकिन अविनाश जी, हर एक पार्टी का संविधान एक होता है, और जो शिवसेना का जो संविधान है पार्टी का, उस संविधान के मुताबिक विधायक जो है उनको वोट का अधिकार नहीं है, वो उनके पार्टी के अलग पदाधिकारी है जो कार्यकारिणी में वोट करते हैं। समझ रहे हैं? पार्लियामेंट में जो लीडर चुना जाता है वो मेंबर चुनते हैं, और वो मेंबर ने 40 मेंबर 38 मेंबर ने ज्यादातर चुन करके 2/3 बहुमत से शिंदे साहब को मेंबर माना है। तो आप कैसे उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? लेजिस्लेचर पार्टी का हेड जो है वो शिंदे साहब है, वो शिवसेना का और कोई नहीं है, चाहे वो लाख बाप दादे की बात करे ना। अच्छा, चौथी बात अब आप कहूंगा, ये शिंदे साहब को बाप की गाली दे रहे हैं। इनको पता है कि शिंदे साहब कौन सी जात से आते हैं, क्या स्तर हो गया इनके बातचीत करने का रावत साहब का। ये तो बिल्कुल है कि ये जो सारी समस्या जो है वो संजय राउत को लेकर के है, और बहुत सारे विरोध थाने में भी आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं आई जो संजय राउत के खिलाफ जो है उनको गाली दे रहे हैं उनके कार्यकर्ता, और जो उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है उसको लेकर के भी नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, जो ओरिजिनल शिव सैनिक थाने के हैं जहाँ शिंदे हैं। वो बता दे कि वो कैसे बाला साहब को अपना बाप बता रहे हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहे हैं। रत्नेश जी हमारे साथ देखिए, आप सब तो अपने अपने तरीके से, रत्नेश जी कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में अभी ये है कि वो सबके साथ है लेकिन कोई उनके साथ नहीं है। रत्नेश जी, क्या सही कह रहा हूं मैं? मुकेश जी, अगर एक लाइन और बोलने दे तो मैं बोल दूं। जी बोलिए। अगर एक लाइन रत्नेश जी एक लाइन बोल दो। देखिए रत्नेश जी, हमारी तरफ आपकी तरफ एक कहावत है गांव देहात में कि लगता है कि इसके ऊपर कोई यमनी का साया पड़ गया है। मैं आखिरी में यही बोलूंगा कि लगता है शिवसेना पे कोई यमनी का साया पड़ गया है। अब आप कांग्रेस के पास जा सकते हैं। जी रत्नेश जी। जी सर बोलें। रत्नेश जी, मतलब जिस तरीके से स्थिति महाराष्ट्र में है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। कांग्रेस कह तो रही है कि हम सबके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई नहीं दिख रहा। कांग्रेस से कोई बात नहीं कर रहा है, कांग्रेस के को उतना महत्व नहीं दे रहा। सब जो है शरद पवार, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शिंदे यही कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा वहां पे, क्योंकि कांग्रेस सब जान रहे, कांग्रेस की मजबूरी है, सरकार बनेगी तो वो उसमें साथ में रहेंगे ही। मैं जवाब दे दूं, इतना लंबा मत करिए। आपका प्रश्न बड़ा छोटा सा था शुरू में जी, वो आपने अविनाश जी को सुनने के बाद लंबा कर दिया। नहीं ठीक है, आप थोड़ा सा उत्तर देखूं। और दूसरी बात, मैं जब सारे लोग बोल रहे थे तो मैं एकदम शांत था और मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मैं अटल जी की तरह मुस्कुराने वाला आदमी हूँ, भले कांग्रेस में हूँ। जी
ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मेरी बात को बहुत ध्यान बिल्कुल से सुनेंगे सर, आप भूमिका मत बांधिए सर, समय की बड़ी कमी है। आप बोलिए। ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। और देखिए, हम सब जानते हैं कि जब मैं एक उदाहरण दूंगा, एक क्रिकेट मैच होता था, आप और हमने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ जी जो होते थे ना, वो सचिन तेंदुलकर के बाद खेलने आते थे, लेकिन उनको जब वो खेलने आते थे तो पूरी बॉलिंग लाइनअप जो होती थी वो साइलेंट हो जाती थी कि वाल आ गई है। तो कांग्रेस राहुल द्रविड़ की भूमिका में सरकार के लिए वाल के तौर पे काम कर रही है। हम खड़े हैं, हम खेल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि लोगों के पास दिखे हम, लेकिन हम खेल रहे हैं और हम मैच में बने हुए हैं। अब कोई कहता है कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसे राजनीतिक अल्प ज्ञान है, उसको अपना राजनीतिक ज्ञान सही करना चाहिए। और रही दूसरी बात जो रही, जो आप लोग कह रहे थे नहीं, हमने तो कहा है यमुनी का साया पड़ा हुआ है। अविनाश जी बोलने दीजिए, रत्नेश जी को बोलने दीजिए जी। और रही दूसरी बात, ये भाजपा वाले जो प्रो बीजेपी होते हैं ना, इनकी यही दिक्कत है, बोलते बहुत कम है, बोलते बहुत ज्यादा है, सुनते बहुत कम है। सही बात निकल गया मुझ से रत्नेश जी। ठीक है, और अरे नहीं, दिक्कत है वो रावण वाली हंसी में अभी तक भूल नहीं पाता हूँ। चलिए ठीक है रत्नेश जी, चलिए बात पूरी कीजिए। अगली बात जो मैं कहूँ, जो अभी तक आप लोगों ने कहा कि शिंदे जी जो शिवसेना पे कब्जा कर लेंगे या अलग पार्टी की बात हो रही है, मैं सबको सुना था। देखिए, आपको इसको शायद नहीं पता है या पता होगा, मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स हूँ और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेरा स्पेशलाइजेशन है। देखिए, पार्टी का जो विहिप होता है वो सभी एमएलए और एमपी के लिए, अगर वो लोकसभा में जारी किया जाता है, प्लीज अविनाश जी प्लीज बोलने दीजिए प्लीज। कैसे आदमी है भाई, अरे थोड़ा सा तो भाई हमारे, ठीक है सर, वो चुप हो गए ना, आप बात कीजिए प्लीज, बात कीजिए। रत्नेश जी प्लीज, अविनाश जी बोलने दीजिए जी। अभी मैं बोलूंगा कहीं विशेष जगह पे बवासीर हो जाती है। जी बोलिए अविनाश जी, माफ कीजिए रत्नेश जी। देखिए, तो क्या होता है कि अगर पार्टी का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, अगर कोई भी सदस्य अगर वो पार्टी के विहित का उल्लंघन करता है और उसके विरुद्ध जाता है, तो वो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी और वो अरे भाई बीच में क्यों यार, सबको पता है अविनाश जी, बोलने तो दीजिए, चलिए। नहीं, वही है भाई, नहीं समझता ये रत्नेश जी बात पूरी कीजिए। हाँ, नहीं, भाजपा को नंगा होते देख के मिर्ची लग रही है क्या? नहीं, चलिए आप बोलिए, बात पूरी कीजिए, पर्सनल कमेंट मत नहीं कीजिए प्लीज। तीसरी बात देखिए, और मैं आपको बता दूं, हर एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा या नहीं रहेगा, इसका निर्णय उस पार्टी के विधायक या सांसद नहीं करते। उस पार्टी के जो कोर कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। इन विधायकों में से जो लोग, मैं वही बात मैं भी कह रहा था, वही बात मैं भी कह रहा था, कार्यकारिणी बुलाई है और उसमें उन विधायकों को वोट देने का अधिकार नहीं है उनके संविधान के मुताबिक, इसलिए वो बुला सकते हैं जी। और मुकेश, दूसरी बात क्या है कि जब आप पार्टी के सिंबल पर दावा ठोकते हैं तो आपको सबसे पहले पार्टी का नेता स्वयं को घोषित करवाना होता है। लेकिन बात यहाँ तक कहाँ पहुंची है सर, दावा कौन ठोक रहा है? दावा तो किसी ने ठोका नहीं है, दावा तो किसी ने ठोका नहीं है, शिंदे ने कुछ कहा नहीं है, वो तो केवल विधानसभा अध्यक्ष को अपने विधायकों के समर्थन वाला पत्र उन्होंने भेजा है और कह रहे कि विधानसभा में अलग गुट के रूप में मान्यता दे दीजिए मुझे, बिल्कुल जैसा कि राणे को पहले मिल चुका है ना। पहले ऐसा तो नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है, 4 बार ये अगर शिंदे को मिला लें तो चौथी बार बगावत है। पार्लियामेंट में एलजीपी को मिला है। अच्छा प्रश्न कर दिया मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसको किस विषय पर पहले निर्णय लेना है ये उसका विशेषाधिकार होता है, जिसे हम सभापति विशेषाधिकार के तौर पे जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब वहां के जो भी महाराष्ट्र विधानसभा के जो भी विधानसभा अध्यक्ष है वो पहले विहिप के उल्लंघन पर निर्णय लेते हैं, अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं। अरे विप इलीगल है यार, लेकिन ये भी तो है ना, वो विप सही है या गलत है, वो नियम के मुताबिक है नहीं है, इस पे भी तो फैसला हो रहा है ना। आप ही को भाई दिक्कत हो रही है, 3 लोग और बैठे हैं भाई, वो सुन रहे हैं बात को। कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा,
कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। फिर कंप्यूटर होता है पार्टी पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा हूँ भाई। डिसाइड नहीं करते सही है कि गलत है, वो भाजपा गलत है। अगर पार्लियामेंट और असेंबली सेक्शन में नहीं है तो गलत है। संविधान नहीं, आप ये बताइए सभापति को अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेलना मत शुरू कर दीजिए। नहीं मुकेश, नहीं, अब ये चलिए ये फैसला और हम और आप नहीं कर सकते ना। ये फैसला तो विधानसभा अध्यक्ष को करना है। अगर जो भी फैसला है, अगर किसी भी गुट को मंजूर नहीं होगा तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगी। ये बात यहाँ पे खत्म। देखिए अब ये हम लोग चर्चा कुछ और कर रहे हैं। मुकेश जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए मैंने पहले भी कहा था कोई बीच में इंटरप्शन ना करे। मैं अपनी बात कंप्लीट, कोई चीज गलत हो तो बाद में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? और देखिए अगर यहाँ से भी मुद्दा नहीं सुलझता तो उस सभापति विशेषाधिकार को सभी माननीय विधायकों को अधिकार है कि वो उसको उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में जाके चैलेंज करें। फिर माननीय न्यायालय इस बात का निर्णय करेगा कि क्या सही है क्या नहीं सही। लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा जिसमें माननीय न्यायालय ने सभापति या अध्यक्ष के निर्णय को ही उचित माना है, क्योंकि वो संवैधानिक है। देखिए इस बात पे हम लोग चर्चा ना करें, क्योंकि ये हमारे और आपके डोमेन की बात है नहीं। जो होगा विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। उसके बाद मेरा सवाल अपने सारे जो एनालिस्ट है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये देखिए, मैं प्रेम कुमार जी, जयंत मानकर जी और अविनाश जी, मैं आप तीनों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक जो चीज मैं प्रेम कुमार जी के पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, एक जो चर्चा अब ये हो रही है कि उद्धव ठाकरे अब नहीं चाहते हैं कि सरकार बचे या सरकार फिर से बने। अब वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि अब फिर से 2.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अब अगर मुख्यमंत्री इस स्थिति में बनते हैं तो 2.5 साल के बाद जो चुनाव होगा उस चुनाव में उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि जो बागी गुट के जो नेता शिंदे हैं, उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर के हमला किया है, उस मुद्दे पर चुनाव में उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंदर खाने बात ये चल रही है कि उद्धव ठाकरे खुद अब सरकार बनाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि विपक्ष जो है बीजेपी या कोई दूसरा सरकार बना ले या चुनाव हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनना, क्योंकि उनको आगे पार्टी का भविष्य देखना है, अपना भविष्य देखना है। 2.5 साल के मुख्यमंत्री और बने रहने से उनका कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एनसीपी चाहती है कि सरकार बनी रहे। पहले भी करार यही था 2.5 साल का। जी प्रेम कुमार जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए मुकेश जी, ये तो अजीबोगरीब बात होगी कि कोई राजनीतिक दल 2.5 साल के बाद अगला 2.5 साल चाहे कि वो न रहे मुख्यमंत्री। ये अगर बगावत नहीं होती, हिंदुत्व के मामले पे एक्सपोज नहीं हुए होते तो शायद वो चलता रहता। लेकिन अब उनको लग रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना जो है कि अब पार्टी बचा के रखें, सरकार छोड़ दें आप। ये देखिए मुकेश जी, ऐसा क्यों होता है कि मैं एक पंक्ति बोलता हूँ तो उसको समझाने के लिए आपको आना पड़ जाता है। तो मैं फिर आगे बोल रहा हूँ कि देखिए उद्धव ठाकरे की प्राथमिकता निश्चित रूप से अविनाश जी प्लीज आज की तारीख में ऐसा है कि वो चाहेंगे कि इस परिस्थिति में कोई तीसरा व्यक्ति को अपनी पार्टी से किसी और शिव सैनिक को मुख्यमंत्री के रूप में बनाए, सत्ता उनके साथ बने रहे, इसकी वो भरसक कोशिश करेंगे। रत्नेश जी बोलने दीजिए ना दूसरे को। रत्नेश जी मैं आऊंगा ना आपके पास, बारी से आ रहा हूँ, प्लीज आप बोलने दीजिए। प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए, आप में वो कुछ नहीं बोल रहे थे। जी मैंने तो किसी के पक्ष या किसी के विरोध में कहा भी नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए उद्धव ठाकरे जी की जो प्राथमिकता है वो सरकार को बनाए बचाए रखने की भी रहेगी, लेकिन पार्टी पहले प्राथमिकता बन गई है परिस्थितिवश, ये भी जरूरी बात है। मगर अभी जो चल रहा है, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के रुख से ही तय होगा कि आगे राजनीतिक घटनाक्रम तेज होगा या ये सुस्त चाल से चले। तो सुस्त चाल अगर होता है तो इसका फायदा उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार को बनाए रखने में, चूंकि महागाड़ी के जो दल हैं कांग्रेस और एनसीपी मजबूती से डटे हैं। इतने मजबूती से तो भाई और अपने घर के लोग भी नहीं डटे रहते जितना कि एनसीपी और कांग्रेस डटी है। तो यही वो ताकत है जो उद्धव ठाकरे आज लड़ पा रहे हैं। अगर एनसीपी और कांग्रेस हट जाती तो उद्धव ठाकरे नहीं लड़ पाते ये घरेलू लड़ाई। नहीं तो उनके पास डटे रहने के अलावा ऑप्शन क्या है प्रेम कुमार जी? इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? वो तो चाहेंगे डटे ही रहेंगे, क्योंकि उनका डटे रहना ही उनकी एकमात्र चॉइस है, ऑप्शन चॉइस। इसके बाहर तो जा नहीं सकते। आपको याद होगा कि इस बीच में जब राउत जी ने कहा था
कि हम विचार कर सकते हैं महाअघाड़ी से हटने के लिए, हाँ। तो उस बयान के बाद तुरंत कैसी प्रतिक्रिया होने लगी? बिल्कुल, वही तो कह रहा हूं कि एनसीपी और कांग्रेस चाहती है इस बात को कि उद्धव ठाकरे लड़ाई लड़ते रहें और वो मुख्यमंत्री बने रहें। उद्धव नहीं चाहते कि हम मुख्यमंत्री बने रहना अब उनकी प्राथमिकता नहीं है। वो अगर चाह रहे हैं कि अगर मैं नहीं भी बना रहा हूं कम से कम पार्टी तो बचा लूं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी बचे या ना बचे इससे कांग्रेस और एनसीपी को कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, महाअघाड़ी सरकार बची रहे इसमें तीनों का इंटरेस्ट है, ये मान के चलिए, नहीं तो सत्ता छोड़ के वो जा चुके होते। तो इसी वजह से ये जो ताकत मिल रही है सहयोगी दलों से, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी देखिए ना, कोई रास्ता नहीं है कि कोई इस सरकार को टॉपल करने का कोई रास्ता दिख रहा है क्या किसी के पास? बिल्कुल, लेकिन जब तक बीजेपी खुल करके नहीं आएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पीछे से बीजेपी भले करे, लेकिन खुल करके उनको सामने आने पड़ेगा, तभी स्थिति साफ होगी। हमारे पास समय की कमी है, 2 मिनट केवल हमारे पास। मैं छोटा माइनकर जी 40 सेकंड में मैं चाहता हूं कि आप वाइंड अप करने का एक कंक्लूडिंग रिमार्क दें अपना। ये उनको तो आना तो पड़ेगा, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, ये पहली बात। साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि ये बिल्कुल उनके ऊपर कोई भी वायलेंस नहीं हो जाए, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ये लोगों की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वायलेंस ना हो। जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है, मैं किसी भी प्रकार के वायलेंस, गांधी हत्या से लेके राम मंदिर से लेके, अब फिर कहाँ चलेंगे आप बिल्कुल सर, आप भी जो है ना, आप भी पॉलिटिकल एजेंडे पे चलते हैं माइनकर जी। आप बीच में आप डाइवर्ट हो जाते हैं, पहले पत्रकार होते हैं फिर डाइवर्ट हो जाते हैं आप। ठीक है अविनाश जी आखिरी बस 3 छोटी सी बातें। ये जो गुट है उसको मान्यता गवर्नर दिलवाएंगे, ये सीधा गोवा जाएंगे, ये भी महाराष्ट्र नहीं आएंगे। उसके बाद ये गोवा में शक्ति परीक्षण जब हो जाएगा फिजिकल, उसके बाद तब ये आएंगे जब यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा फ्लोर टेस्ट। और भाजपा और गुट की ये सपा इसकी सरकार बनेगी, क्या नाम है, शिवसेना की, ये जो शिंदे ग्रुप की सरकार बनेगी। बिल्कुल रत्नेश जी, बिल्कुल देखिए मुझे तो अभी कहीं लग नहीं रहा है कि कोई फ्लोर टेस्ट हो पाएगा या वो विधायक वहां से आ पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सदन में नहीं पहुंचते तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या कहते हैं निर्णय अनुसार फ्लोर टेस्ट पे ही डिसाइड होगा कि सरकार अल्पमत में है या नहीं। डिसाइड हो जाता है बाहर से कैसे आदमी को। चलिए ठीक है, एक दूसरे पे आप लोग करते हैं। देखिए दर्शक जो है वो देख रहे हैं, उनको बुरा लग रहा होगा। आप लोग एक दूसरे का बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए, ठीक है? गलत बोलते हैं। नहीं ठीक है, आप बाद में करेक्ट कर लीजिएगा, इनको बोलने दीजिए। हमारे पास समय की कमी है, बार बार मुझे वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है कान में, तो इसलिए मैं सभी मेहमानों से क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। और हमारे साथ जुड़ने के लिए रत्नेश जी आपका, अविनाश जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका और जयंत माइनकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महाराष्ट्र की जो ये राजनीतिक उथल पुथल है, ये इस उथल पुथल में उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे खुद भी चाहते हैं कि किसी तरीके से मामले का अंत जल्द से जल्द हो। मुख्यमंत्री बने रहें या नहीं रहे, इससे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट ये है कि शिवसेना बनी रहे, शिवसेना पे उनका नियंत्रण बना रहे। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस चाहती है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने रहे, महाविकास आघाड़ी की सरकार चलती रहे, क्योंकि इसी में उनका फायदा है। फिलहाल बीजेपी क्या करती है इसी पे सबकी नजर है, क्योंकि जब तक बीजेपी खुल करके सामने नहीं आएगी तब तक महाराष्ट्र में स्थिति भी साफ नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। के सदस्य है और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा। राज्य में ऐसी घटना नहीं हुई जिसका लॉ एंड ऑर्डर के नाम से कोई दुरुपयोग करने के बाद ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है वो अल्पमत में गिर जाएगी।